को हाँ, मैं बच्चों को पुश करता हूँ थोड़ा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि 8:30 से था तो पता नहीं ज्वाइन कितने बजे करेंगे। आप अपना स्टार्ट कर दीजिएगा। All right, friends. So I welcome you all to lecture 3 of basic thermodynamics. Okay. So in our last class, what we have studied is uh, I'll just brief you up once so that हम flow में आ जाए वापस. So we have studied that first of all, I taught you this is the most important thing you need to remember in thermodynamics कि जो एनर्जी का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो दो पार्ट्स में किया गया. एक तो वो फॉर्म जो स्टैटिक है और एक वो फॉर्म जो डायनामिक है. नाम स्टैटिक से आप समझते हैं जो रुका हुआ है, जो स्टोर्ड है, जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो चीज स्टोर्ड होती है वो प्रॉपर्टी होती है आपकी, वो कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर सकता है क्योंकि वो स्टैटिक है, वो रुका हुआ है. इट कैन एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉपर्टी. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, यहां पे मैंने लिखा. और जो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या नहीं है, जो फ्लो हो रहा है, समथिंग विच इज फ्लोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम. फॉर एग्जांपल हीट एंड वर्क. तो दो तरह की एनर्जी होती है, वो जो ट्रांजिट में होती है, हीट और वर्क, और एक होती है जो स्टोर होती है. स्टोर्ड एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, जिसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं. एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सॉरी, जो जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो हो उसे हम हीट कहते हैं. और जो इसके अलावा जितनी भी एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस कर रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वर्क हो, चाहे पेडल व्हील वर्क हो, कॉल इट एज बाउंड्री का क्रॉस करना बहुत जरूरी है, तभी वो हीट और वर्क है. ये बात ध्यान रखिए सिस्टम की. फिर ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था. सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बाउंड्री वर्क समझाया कि जो बाउंड्री है वो किसी ना किसी रेजिस्टेंस को पुश कर सकती है. आज मैं आपको
पीडीवी वर्क के बारे में और भी कुछ डिटेल्स बताऊंगा। देखिए थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जो पकड़ होती है, जिसको हम कहते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है सब्जेक्ट पे। ऐसा नहीं है कि आज आपको पीडीवी वर्क मैंने पहली बार पढ़ाया तो आपको 100% समझ में आया। धीरे 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 जैसे मैं थर्मोडायनामिक्स पूरा कंप्लीट करूंगा, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चलेगी। ये बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसा होता है, थर्मो में भी सेम यही। हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, इनफैक्ट काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे हमने इस क्लास में, इस चीज को समझने के लिए कि what is actually how do we calculate work transfer. Lastly, I like to say one more point over here. प्रॉपर्टीज जो होती है वो पॉइंट फंक्शन होती है, एग्जैक्ट डिफरेंस। ठीक है, ये सब मैं आपको बता दूं। ओके, आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हमारा चैप्टर 1 था इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर देता हूँ ताकि फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम ना आए। ये तो हमारी वर्कबुक है, इसको सबसे टॉप पे डाल देता हूँ, यहाँ से हम क्वेश्चंस लेंगे। ये चैप्टर 1 है हमारा। चैप्टर लेक्चर 1 आपका हो चुका था जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ाया था। आई थिंक दिस वाज योर चैप्टर 2। चैप्टर 2 एनर्जी वर्क एंड हीट ट्रांसफर। यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ तो बाद में चैप्टर 2 वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आपको, और ये आपका वर्क एंड हीट ट्रांसफर चाहिए से chapter 1 or 2. Today we'll start with chapter 3, fresh new chapter। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। थर्मोडायनामिक्स बड़ा इजी है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, और आप एसएससी जेईई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, बेफिक्र। चैप्टर 3, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। धीरे धीरे सब्जेक्ट थोड़ा सा और डिफिकल्ट भी होता चला, थोड़ा सा। फ्लूइड मैकेनिक्स जितना डिफिकल्ट नहीं है थर्मो, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग। चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, चैप्टर 3 मैंने नाम दे दिया इसे, और आज का लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। एक बार रिवीजन हो चुका। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं एक सीधी सी बात कहूंगा आपसे कि इसी तरह से लेते हैं, सिंपल लेते हैं कि दिस इज नथिंग बट एनर्जी अकाउंट। अब सर ये एनर्जी अकाउंटिंग क्या होती है? आई होप आप सबने मनी अकाउंटिंग के बारे में सुना हो। हाँ सर, मनी अकाउंटिंग तो हम रोज करते हैं, जिसके पास पैसा होता है वो भी करता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है वो भी करता है। कैसे की जाती है मनी अकाउंटिंग? बड़ा सिंपल है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, करंटली आपके पास, लेट्स से आपके वॉलेट में 1500 फॉर एग्जांपल। मॉर्निंग में when you woke up, let's say this was your day for your pocket money. So let's say your father or your parent or your parents, mother, brother, elder brother, whoever has given you, let's say 1,000. Okay. So let me draw it by green. And let's say within a week you have spent 600. It seems like you are very conservative person in terms of, but still let's say, तो डेफिनेटली ये जो स्टेट थी आपकी, ये वीक स्टार्ट में थी,
और अब फाइनल स्टेट क्या होगा? मुझे पता है ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि जो सच्चाई ये है कि ये 600 नहीं होगा, ये 2500 होगा। करेक्ट? क्योंकि होगा क्या, 1000 रुपीज आए, 1500 रुपीज गए, और 1500 रुपीज पहले से ही थे, आपने दिमाग लगाया, 2500 रुपए पड़े, हफ्ते में उड़ा दिए पूरे। ये यूजुअली होता है इंजीनियर। और कुछ कुछ तो 2500 तो ठीक है खर्च कर ही दिया, और 1000 1500 की उधारी और। तो वो एक अलग केस है। हम एक सिंसियर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे कि भाई उसने से 600 रुपीज ही खर्च किया। शायद कोरोना के टाइम पे जरूर ऐसा हो सकता है। नेवरदीलेस हमारा क्वेश्चन अभी भी ये है कि फाइनल आपके अकाउंट में कितने पैसे। तो डेफिनेटली स्टूडेंट का आंसर आएगा सर 1900। इसमें कोई भी बच्चा पीछे नहीं हटेगा, ये जवाब दे। ये ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है, एक ऐसा एक भी इंजीनियर नहीं है, एक ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। हर कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है कि फाइनली आई विल बी हैविंग 1900 रुपीज विथ मी। जैसे कि आपको पता है कि 1000 रुपए आए, 600 रुपए खर्च हो गए, मतलब 400 रुपए आपके पास बच गए। 1500 पहले थे, अब 400 और बच गए, तो 1900 रुपए। इसका एक फॉर्मूला बना दो, मनी इन माइनस मनी आउट इक्वल टू चेंज इन योर वॉलेट। So what was your money in? 1000. What is the money out? 600. What is the change? Change is always final minus initial. So this is 400 equal to final, which is 1900. Oh, sorry, final तो हमें calculate करना है. Initial is 15, right? So final would be equal to 19. तो फॉर्मूले से भी हो गया अच्छा. This is money account. Now I can teach you energy account. सेम है भाई, सेम है. हाँ, यहाँ पर ये चीज जरूर आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये 1500 रुपीज का या 1900 रुपीज का आपने टैक्स हो, इनकम टैक्स, तो जो मतलब सॉरी इनकम टैक्स है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, भली से 1 2 रुपए मिला होगा, वो सब बातें इन जनरल बात है. आप जोड़ते हो क्या कभी इंटरेस्ट? नहीं जोड़ते, इतने छोटे अमाउंट पे तो नहीं. सिमिलरली वी हैव एनर्जी. एनर्जी इन, एनर्जी आउट इक्वल चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी. ये स्टोर्ड एनर्जी, जैसे ये 1500 और 1900 रुपए क्या स्टोर्ड है आपके. मैं यही नहीं कह रहा आपसे कि आपका स्टोर्ड एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो आपके पास स्टोर्ड है वो हो सकता है कि खर्च हो जाए, या हो सकता है आपके पास ज्यादा आ जाए तो स्टोर बढ़ जाए. तो स्टोर बढ़ भी सकता है और जीरो भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. तीनों चीजें पॉसिबल. तो ये एनर्जी बैलेंस है. अब यहां पर अगर एनालॉजी देखो तो एनर्जी इन और आउट किस फॉर्म में होती है? इन और आउट के लिए दो चीजें होती है, हमने देखा था डायनामिक फॉर्म होते हैं दो, एक तो हीट और एक वर्क. और स्टोर्ड फॉर्म कौन सा होता है? ये स्टोर्ड फॉर्म तो पहले ही लिख चुका हूं. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये लगा लीजिए, हमेशा काम हो जाएगा. बट यूजुअली क्या होता है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं ताकि बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करने में तकलीफ ना हो, थोड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर ले स्टूडेंट. तो आप इसके लिए हम एक काम करते हैं, कन्वेंशन बना कि अगर हीट अंदर आएगी तो ये पॉजिटिव होगा, और हीट अगर बाहर जाएगी तो इसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. मतलब सप्लाइड इज पॉजिटिव एंड रिजेक्टेड इज नेगेटिव. इसे मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं. सप्लाई को पॉजिटिव क्यों माना होगा? क्योंकि जब भी आप हीट सप्लाई करते हो तो आपको नेट वर्क मिलेगा आउटपुट में. यूजुअली यही करते हैं हम लोग, हीट सप्लाई करते हैं और वर्क प्रोड्यूस करते हैं. तो वर्क प्रोड्यूस जब होगा वो भी हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये पैसा देगा.
हाँ, और वर्क करना पड़ेगा आपको, तो ये आपका पैसा लगेगा, ये सब नेगेटिव। मतलब आप अगर फैन ऑन कर रहे हो तो यू आर, फैन ऑन करने का मतलब क्या हुआ कि आप वर्क दे रहे हो सिस्टम को, तो आपकी बिजली खर्च हो रही है, तो वर्क देना मतलब लॉस ऑफ मनी। इसलिए वर्क को हम नेगेटिव तरीके से ट्रीट करते हैं, वर्क सप्लाई करते हैं, राइट। वो वर्क डन ऑन सिस्टम is considered to be negative. Work done by system is considered to be positive. मतलब टरबाइन कभी वर्क करेगी तो उस वर्क को हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर आप किसी कंप्रेसर के ऊपर वर्क करोगे तो उसे आप नेगेटिव लो। और इसी तरह से हीट सप्लाई, जैसे बॉयलर में हीट सप्लाई करोगे आप, तो इट इज कंसिडर एज पॉजिटिव। और कभी आप हीट रिजेक्ट करोगे किसी सिस्टम से, कंसिडर इट टू बी नेगेटिव, क्योंकि रिजेक्शन वाली जो हीट है वो तो आपकी वेस्ट जा रही है ना। जैसे एसी के पीछे कभी खड़े होकर आपने देखा होगा, एसी के पीछे, आई मीन टू से सॉरी, जो उसकी बाहर वाली यूनिट लगी होती है, अगर आपने उस पर कभी ऑब्जर्व करा हुआ तो वहां से गर्म हवा निकलती है, तो बेसिकली इट इज रिजेक्टिंग हीट, दैट इज गोइंग टू वेस्ट, टोटल वेस्ट, बट कांट हेल्प। बताओ आपको, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ये साइन है। तो हम एक काम करते हैं, हम जानते हैं एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इक्वल टू डेल्टा, चेंज इन एनर्जी ऑफ। अभी चलिए क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करें, मैं क्लोज सिस्टम की बात क्यों कर रहा हूं? क्लोज सिस्टम थोड़ा सिंपल सिस्टम होता है, सिंपल इन द सेंस कि उसमें सिर्फ हीट और वर्क के थ्रू ही एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। तो सर ओपन सिस्टम में क्या हो सकता है? भाई ओपन सिस्टम में मास भी आ सकता है, तो जब मास आएगा तो मास के साथ खुद की भी एनर्जी सिस्टम के अंदर आएगी और जाएगी, तो वहां पर एनर्जी इन और आउट के लिए मास भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पहले क्लोज सिस्टम के लिए देख लेते हैं, फिर बाद में ओपन सिस्टम के लिए देख लेंगे। ओपन सिस्टम में मास, हीट और वर्क, इन तीनों के कारण एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट और वर्क के कारण एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। तो मान लेते हैं कोई सिस्टम है जहां पर आपने हीट दी और आपको वर्क मिला, दोनों पॉजिटिव लिए हैं, तो इनकी जगह मैं क्यू लिखता हूं, आउट की जगह मैं डब्ल्यू लिखता हूं। ये माइनस इसलिए नहीं क्योंकि वर्क नेगेटिव, ये माइनस इसलिए क्योंकि माइनस पहले से था। मान लीजिए आपने 100 जूल हीट दी और 20 जूल मान लीजिए वर्क मिला, तो बाकी का 80 जूल कहां गई? अरे भाई सिस्टम के इंक्रीज हो गई उससे। दिस इज डेल्टा है, दिस इज चेंज, सिस्टम का चेंज हुआ। चेंज मतलब फाइनल माइनस, तो सिस्टम की एनर्जी बेसिकली इंक्रीज हुई 100 माइनस फाइनल। तो फाइनल एनर्जी अब इनिशियल एनर्जी से 80 से ज्यादा बढ़ चुकी है। अब पहले मान लीजिए इनिशियल कुछ भी हो, मान लेते हैं इनिशियल 1000 थी, तो अब कितनी हो जाएगी फाइनल? तो फाइनल हो जाएगी अब 1000। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये तो फॉर एक सिंगल प्रोसेस था कि एक प्रोसेस में हीट आई और वर्क में। दिस इज फॉर अ प्रोसेस। मान लेते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल ये पी डायग्राम है, और लेट अस से दैट की कोई एक साइकिल, मतलब आप 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, तो ये साइकिल के लिए पूरा लॉ कैसे? हाउ टू राइट इट फॉर अ साइकिल? ये
जरा इसे भी यहाँ पे 3 प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस के लिए अपन लॉ लिखते हैं। फर्स्ट के लिए लिखेंगे Q12 माइनस W12 इक्वल टू फाइनल माइनस ये 1 से 2, 2 से 3 के लिए Q23 माइनस W23 इक्वल टू 3 माइनस, फिर 3 से 1 के लिए Q31 माइनस W31, Q12 समझ गए ना, जो 1 और 2 प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन हुआ, ये 0 भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। मैं अभी साइंस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर Qij और Wij कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन 0, डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। अभी तो मैं इन जनरल लिख रहा हूं यहां। दिस वुड बी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल इज 1 क्योंकि फाइनली आप 1 पे जा रहे हो। लेट्स सम देम ऑल, लेट्स ऐड देम ऑल। जब आप ऐड करेंगे so Q12 plus Q23 plus Q31 minus W12 plus W23 plus W31 equal to you can see that over here E2 will cancel with E2, E3 will cancel with E3, E1 will cancel with E1 is equal to 0. And there is nothing surprising over here. इसको कोई सरप्राइज नहीं, तो क्या 1 से स्टार्ट किए थे वापस 1 पर आ गए, 1 to 2 गए, 2 to 1 गए, 2 to 3 गए और 3 to 1। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सरप्राइज क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि E इज अ पॉइंट फंक्शन। तो पूरी साइकिल में अगर मैं यहीं आपसे पूछता चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, तो वापस 1 पे ही तो आ गए, तो चेंज इन वॉल्यूम कुछ नहीं हुआ। V1 था पहले भी, अभी भी V1, जो पॉइंट फंक्शन है वो सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आपकी करंट लोकेशन क्या है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, मतलब पूरी साइकिल में अगर आप इंटीग्रेट करोगे ऑफ अ पॉइंट फंक्शन, इन जनरल अ पॉइंट फंक्शन, ये एक तरीका होता है। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे साइड पॉइंट फंक्शन साइकिल के लिए सॉल्व करना है ना आपको, तो कैसे लिखोगे इसको, ऐसे लिख सकते हो। साइकिल के लिए लिखना है पॉइंट फंक्शन, जैसे मान लीजिए ई, उसको लिखो पहले 1 से 2 प्लस 2 से 3, डीई डीई 1 से 2, 2 से 3, 3 to 1 से 2, 2 से 3, 3 to 1। लेट्स सॉल्व दिस। साइक्लिंग इंटरवल दिस क्या होगा, e2 प्लस 2 से 3, e3 माइनस प्लस 2 2 1 1 3 E1 माइनस E1, जो फाइनल क्या आपका 3 से 1 जा रहा है, 3 to 1 जा रहा है। यहाँ पर आपको एक काम करता हूँ, साइन बना देता हूँ और कभी इस तरह का गलती है। 1 से 2 जहाँ से जहाँ गए, 1 से 2 फिर 2 से 3 गए, 3 से चलिए, तो ये समझ में आया जीरो का पीछे का लॉजिक, जीरो क्यों आया। अब मैं इसे लिख सकता हूं यहां पर समेशन क्यू इक्वल टू समेशन, so this is a first law of thermodynamics for a cycle. And this is of course for a process. और ये तो इन जनरल है, ये तो कहीं पे भी लगा लो पूरी जिंदगी काम आएगा।
चलिए थोड़ी सी कुछ और बात कर लेते हैं यहाँ पर समेशन क्यू इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू के बारे में, कि यहाँ पर जब भी आप फीड करें तो विद साइन फीड करें, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आपने देखा कि फॉर अ प्रोसेस जो हमारी इक्वेशन है फर्स्ट लॉ, वो है क्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी मैंने आपको बताया था कैन बी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस इंटरनल एनर्जी। यूजुअली, नॉट ऑलवेज, यूजुअली डेल्टा के ई और डेल्टा बी के बारे में कोई बात करता है क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें जो चेंजेस होते हैं माइट बी चेंजेस आर मतलब जो चेंज होगा ना काइनेटिक और पोटेंशियल में, वो बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू चेंज इन डेल्टा यू। आगे चल के आप देखोगे कि जो डेल्टा यू है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर के चेंजेस काफी सिग्निफिकेंट होते हैं एज कम्पेयर टू चेंजेस इन वेलोसिटी हाइट। वो चेंजेस इतने ज्यादा होंगे, हो सकता है एब्सोल्यूट एनर्जी ज्यादा हो बट चेंज उसमें कम रिलेटिव। यूजुअली आप इसे लिख सकते हो k माइनस डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? dq माइनस याद करने की जरूरत नहीं है, तो बस फॉर्म ध्यान रखना, जब जब जरूरत पड़ जाएगा। इसका मतलब होता है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल रेफ्रिजरेशन होता है, क्योंकि हम कभी भी चेंज इन हीट नहीं बोलते। चेंज इन हीट क्या होता है? हीट इज अ प्रोसेस व्हिच हीट इज अ नॉट अ प्रोसेस, हीट इज अ फिनोमेनन जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, जिस कारण से सिस्टम की स्टेट चेंज होती है, स्टेट 1 टू स्टेट 2 स्टेट आई टू स्टेट जी। चलिए अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बारी आ गई है, तो वर्कबुक उठा लेते हैं। इस वर्कबुक से मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसको टिक कर देता हूँ। ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ, सारा हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ी वर्कबुक है। 3 क्वेश्चन अभी तक हमने solve किए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन तो हम ये उठा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है बट इट विल गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हाउ टू यूज इट। देखिए एक साइकिल है, उसमें ये प्रोसेसेस दिए हुए हैं 1 2 3 4, मतलब ये प्रोसेस है 1 2 3 4। दिस प्रोसेस 1 मे बी A to B, B to C, C to D, D to E, कंप्लीट साइकिल है। आपको पता करना, आपको बताना है ये मिसिंग क्वांटिटीज है। चलिए लग जाते हैं। प्रोसेस 1 तो पहले लॉ लगा देते हैं। लॉ क्या है? 2 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के प्लस डेल्टा। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लगेगा। क्यू है आपका यहाँ पर 1000। ये ये डेल्टा यू इज 950, डेल्टा के इज 50, डेल्टा पी इज 0। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो जी आ जाएगा आपका 1000 माइनस 1000 वर्क डन 0। अगर आप सी निकालना पूछें तो डेल्टा ई होगी फर्स्ट, डेल्टा ऑलराइट फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, चेंज इन सम टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। सेकंड पार्ट,
आप स्क्रीन पॉज करके जरूर सॉल्व करें। यहाँ पर हम आंसर जी आपका हो गया ये, और ये सी सी 1000 किलो है आपका, तो जी जो है वो वापस से लॉ लगाते हैं। सेकंड में डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्यू क्या, क्यू तो निकालना माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू डेल्टा के ई जीरो, डेल्टा पी और डेल्टा ई ये होल टुगेदर आपको कितना दिया हुआ है, से आप सॉल्व करेंगे ई आ जाएगा आपके पास जीरो, मतलब विभव ही ट्रांसफर जीरो हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ए कैलकुलेट करें तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये आएगा आपका किलो जूल। चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं। Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई। Q है आपका F, W है आपका जीरो, डेल्टा यू है आपका -650, डेल्टा के ही है आपका प्लस बी, और डेल्टा पी है आपका जीरो। ये सब दिया हुआ है -6। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव ओवर हियर, आप यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा कि बी की वैल्यू जो आती है वो 50 आती है, एफ की जो वैल्यू आती है माइनस। सिंपल कैलकुलेशन है यार। अब मैं आपको फोर्थ के आंसर दे रहा हूँ, ये आप ट्राई क्या चाहिए आपको, डी और एच। तो डी आएगा आपका एच आएगा आपका माइनस। सिंपल होमवर्क, सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा हम प्रॉब्लम करेंगे और अच्छा क्वेश्चन प्रोफेसर पी के नाग सर की बुक का क्वेश्चन। चलिए तो आप स्क्रीन पॉज करके इसे ट्राई करें, मैं अभी सॉल्व करता हूँ। देखिए, when a system is taken from state A to state B, A से B along the path ACB, ये ACB path, (84 kilojoule of heat flow into the system and the system does 32 kilojoule of the work. It's clearly mentioned that QACB is 84 kilojoule. ये हीट आ रही है मतलब पॉजिटिव, और सिस्टम वर्क कर रहा है तो ये भी पॉजिटिव। How much heat will, how much will the heat
that flows into the system along the path ADB. Let's say ADB will be the green path. Thinner the if the work done is 10.5, how much heat that flows into the system along path ADB? तो बातें जो हो रही है वो path ADB और basically क्यू ADB और वर्क जो है WADB वर्क डन है जानते हैं कि यार ये एक देखिए ये साइकिल नहीं है क्योंकि ए से सी से डी ध्यान रखें और फिर ए से डी और डी से डी साइकिल कब होती जब ए सी देखो ए सी बी ए एक साइकिल है ए सी बी ए एक साइकिल ए डी बी ए एक साइकिल है बट ए सी बी डी ए दिस इज नॉट अ साइकिल प्रोसेस नहीं करना प्रोसेस की डायरेक्शन डायरेक्शन मैच या हम यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट इसके लिए फर्स्ट साइकिल के लिए जब आप फॉर साइकिल ए सी राइट you can write q minus w equal to delta u डेल्टा यू क्या होगा फाइनल माइनस फाइनल क्या है आपका यू अरे फॉर अ साइकिल तो जीरो होता है सर क्यों मजाक कर रहे हो होता है ना जीरो फॉर अ साइकिल एक काम करो फॉर इसको ऐसे ये तो जीरो हो जाएगा आपका पूरा और साइकिल ए सी भी है तो इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है हमें क्या चाहिए हमें क्यू एडीपी चाहिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है देखो बट उसको मैं बता थोड़ा सा आपको पहले फॉर्मूला बेस पे रहा हूँ नहीं तो अगर आप चाहो तो 2 मिनट में उसको उड़ा सकते हो कैसे मैं बताता हूँ एसीबी एसीबी में 84 किलो जूल हीट गई और 32 किलो जूल आपने वर्क किया करेक्ट तो इसका मतलब क्या हुआ 84 माइनस 32 52 किलो जूल स्टोर हो गई 52 किलो जूल स्टोर हुई वो तो इस पाथ से भी हुई होगी जब यार क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे EB minus EA will remain same because it's a point function. Yeah, correct. ये सबसे बड़ी हिंट है यहाँ पर कि EB माइनस EA सेम होगा चाहे आप ACB पे जाओ चाहे आप ADB पे yeah. अगर आप प्रोसेस या पाथ ACB की बात करें तो QACB माइनस WACB इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल मतलब EB माइनस तो ये होगा 84 माइनस 32 इक्वल टू EB माइनस EA अगर आप ये बात करें पाथ एडी आप लिख सकते हैं यहां पर क्यू एडीबी जस्ट
तो एडीबी के लिए आप लिख सकते हो एडीबी माइनस डब्ल्यू एडीबी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज ईबी माइनस, ये खूबसूरती होती है पॉइंट फंक्शन। ये कितना होगा आपका 52। एडीबी आपको निकालना है, डब्ल्यू एडीबी कितना दिया हुआ है आपको, डब्ल्यू एडीबी दिया हुआ है आपको 10.5। तो यहाँ से आपका क्यू एडीबी आ जाएगा 52 प्लस 62। चेक कर लेते हैं 62 सही जवाब होना भी चाहिए। ऐसे मिस्टेक कई बार हो जाती है, तो चेक करना नहीं पड़ेगा। When the system is returned from B to A along the curved path, मतलब अब ये कर्व्ड पाथ आपका ही है। The work done on the system is 21 joule, 21 joule. Does the system absorb or liberate the heat, and how much heat is liberated? Up when the system is returned from path from B to A along the curved path, the work done on the system is 21 joule. मतलब W B to A जब आप जा रहे हो तो सिस्टम पे वर्क कितना हो रहा है, ऐसे भी दिख रहा है। बी टू ए जाने पर आपका देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब आप कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेशन के लिए वर्क करना, एक्सपेंशन में वर्क नहीं करना। तो व्हाट यू हैव टू डिटरमाइन, आपको बताना है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, लिबरेट। अगेन यू नो दैट दिस इज द फर्स्ट पार्ट ए of the problem. This is where we solve the B part, where WBA is given. They are asking, and you know that EB minus EA is equals to 52. सॉल्व करते हैं। क्यू बी ए ये निकालना है आपको, माइनस डब्ल्यू बी ए इक्वल टू माइनस इक्वल टू बी टू ए। हाँ देखो अब यहाँ पर एक देखो, अब अभी बी से ए जा रहे हो, बी टू ए जा रहे हो, ई ए माइनस ई लिखो, फाइनल माइनस। वो क्या पूछ रहा है, व्हेन द सिस्टम इज रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, तो बी टू ए याद रखिएगा, ऐसे मत भूलिए। तो आपको क्यू बी ए निकालना है, ए टू बी अलग बात हो जाएगी, बी टू ए बोल रहा है। यहाँ पर वर्क कितना है, -20। क्यों माइनस क्यों लिखा मैंने, माइनस तो पहले से ही रहता है और एक माइनस आया क्योंकि आपने वर्क किया है बी टू ए ऑन द सिस्टम। ई ए माइनस ई बी, ई ए माइनस ई बी इज -50, माइनस माइनस प्लस, and when you solve it again it will go to minus, to -73 kilojoule. This is what you are doing. तो ऑब्वियसली बात है, माइनस आया है तो यहाँ पर हीट रिजेक्ट, लिबरेटेड। This is first one of your answers. Just highlighting you. This is part B. Part C.
Part C states that if UA equal to 0, तो UA को अगर हम 0 कहते हैं तो ये UA और ये वही बात है कि E को हम E इक्वल टू आप जानते हैं कि E प्लस U होता है। अगर आप इसे नेग्लेक्ट कर दोगे तो E और U बराबर। If UA is equals to 0 and UD is equals to अच्छा 42, मतलब ये 0 दे दिया, ये 42 दे दिया, और आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस 52 है, तो ये 52 हो गया स्ट्रेट अप, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 हो गया। फाइंड द हीट एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस AD एंड DB। कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई AD और DB, तो AD और DB के लिए लिख देते हैं QAD माइनस WAD इक्वल टू UD माइनस। व्हाट इज QAD? क्या हमें QAD पता है? नहीं, ये तो निकालना है सर आपको मतलब आप WAD, सर WAD तो पता है, देखो यार WAD भी पता है, ये ध्यान से समझना। अब आप देखिएगा ध्यान से कि AD जो है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और DB जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो WDB जो होगा आपका, दूसरे पेन से लिखता हूं, WDB जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन क्या होता है, V इक्वल टू PD। तो DB क्या है 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, तो WDB क्या हो जाएगा 0, तो बचा क्या WAD इज इक्वल टू 10 और UD माइनस UA इज 40। QAD will be equal to 52.5 kilojoule over here, मतलब this is the amount of heat which is absorbed. So this was your part C.1. Take it like this. Now there is another process, we call it as DB. So QDB minus WDB इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मतलब आप डी से बी जा रहे हो, तो ये सर फाइनल कौन है इनिशियल कौन है, तो आप देखिए इनिशियल स्टेट क्या और फाइनल स्टेट क्या है, तो बी माइनस डी आएगा। तो यू और ई सेम है, ठीक है। व्हाट इज यूबी माइनस यूडी? 52 माइनस 42 दैट इज 10। वर्क डन यहाँ पे 0 है आपका, आप जानते हो। डीबी स्ट्रेट अवे आपका 10 किलो जूल। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। बेसिकली अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ, शुरुआत में बिगनर्स के लिए अच्छा है। एक बार आप थोड़ा थर्मोडायनामिक्स में एंट्री ले लोगे तो आपको चलिए क्वेश्चन आंसर इसे सॉल्व करने के बाद मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको। Let us move on to our next problem. इस प्रॉब्लम में प्रोसीड करने से पहले एक छोटी सी थ्योरी देखो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस।
अब कैसे इसे देखा जाए, समझा जाए, और बाकी सबसे पहला प्रोसेस तो एक होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसे हम आइसोबारिक प्रोसेस। मैं समझा चुका हूं आपको आइसोबैरिक प्रोसेस को कैसे आप इंटरप्रेट कर सकते हो। न्यूमेरिकल दिया था मैंने आपको पिछली क्लास में, यहाँ पर मैंने आपको आइसोबैरिक भी समझाया था, आइसोथर्मल भी समझाया था, और मैंने वहां पर आपको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तीनों को समझाने के लिए मैं एक बार फिर पिस्टन और सिलेंडर का इस्तेमाल करूंगा। इस पे कुछ वेट्स रखे हैं। एक बार इसका अगर हम पहले वाला प्रोसेस देखें, तो पहले वाले प्रोसेस को अगर आपको विजुअलाइज करना है, तो जैसे कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन, अगर आपको एक्सपेंशन मतलब क्या, एक्सपेंशन का सीधा मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते चले जाते हैं। कांस्टेंट प्रेशर कुछ बच्चों को लगता है एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और प्रेशर कांस्टेंट। इतना कहने के बाद इसको विजुअलाइज कैसे करें? मतलब प्रेशर कांस्टेंट है कैसे वॉल्यूम बढ़ने के बावजूद, ये समझने वाले। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर आप समझें अगर ध्यान से। जो पिस्टन है आपका, इसके ऊपर मास वास जो भी रखा हुआ है सब टोटल मास, टोटल मास जी लग रहा है नीचे, ऊपर की तरफ लग रहा है इस पे, या ऐसे में यहीं पे बना रहा होगा ऐसे। अब प्रेशर फोर्स, फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर। अब पीए इक्वल टू एम जी है, आप समझ सकते हो अगर एम चेंज नहीं हो रहा तो पी भी चेंज। इनफैक्ट मैंने आपको ये बात बताई थी कि पीए जो होगा, अगर एक्सपेंशन हो रहा है, अगर एक्सपेंशन हो रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा एम जी। थोड़ा सा मतलब यहाँ पर अगर कोई हम क्वांटिटी डिफाइन करें एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, समझिए, बट इट इज ग्रेटर देन पी जो है वो आपका थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 0.00, मतलब पी जो है ये वाली क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी है बस, ताकि ये प्रोसेस हो सके। नहीं तो अगर सेम हो जाएंगे तो प्रोसेस ही नहीं होगा ना इक्विलिब्रियम। इतना छोटा डिफरेंस है इनके बीच में कि आप प्रोसेस यहां से, आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट सवाल ये है कि सर ये ऐसा हो कैसे रहा? भाई क्योंकि पिस्टन के ऊपर मास आप चेंज नहीं कर, पिस्टन के ऊपर से मास हटाने लग जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज होना चालू है, एमजी डिक्रीज होगा तो पीवी डिक्रीज होगा, ताकि वो डिफरेंस कांस्टेंट मेंटेन रहे। एट द एंड ऑफ द डे हम हमेशा यही अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें जो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, वो फोर्सेस के बीच में जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है, तभी तो प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस, और तभी तो आप उसको प्लॉट कर पा रहे हो। नहीं तो आप प्लॉट ही नहीं कर पाओगे। तो वेरी फंडामेंटल पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज दैट if you are plotting a process,
on a graph, then you need to remember one thing, that delta F जो चेंज इन फोर्स है या समेशन फोर्स जो है, चाहे ऊपर जा रहा हो तो ऊपर वाला फोर्स जो नहीं, जो ड्राइविंग फोर्स जो होगा नेग्लिजिबल होगा, तभी तो आप उसे प्लॉट। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसमें तो बहुत बुरी वाली बड़ी वाली बात, प्रोसेस को स्लो होना पड़ेगा। प्रोसेस स्लो होगा क्योंकि डेल्टा एफ टेंडिंग टू जीरो है तो एक्सीलरेशन ऑलमोस्ट जीरो होगा। एक्सीलरेशन जीरो है तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो, जीरो नहीं ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल, लाइक टेकिंग वेरी वेरी walking at very very slow speed। अगर हम गैस समझ के भी इसे समझें तो पीवी इक्वल टू एमआरटी होता है अगर आइडियल गैस की बात करें। तो वॉल्यूम, अगर प्रेशर कांस्टेंट है आपका, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हो टेम्परेचर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर भी, मतलब कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन है आपका टेम्परेचर। तो ये ऐसे हवा में नहीं होगा, बर्नर लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। तो बेसिकली जो हीट सप्लाई कर रहे हो आप, उससे प्रेशर बढ़ना चाहिए, बट एक्सपांशन से वो कंपनसेट हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। दिस इज द फिजिक्स बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग अ कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस। तो जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो यहाँ पर क्यू सप्लाइड, क्यू सप्लाइड अगर आप इसको होल्ड करके देखो, अगर इसको पकड़ लो पिस्टन को यहीं पर और आप सप्लाई करते जाओ तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा। हीट सप्लाइड, प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीज। वॉल्यूम बढ़ने से हमेशा प्रेशर डिक्रीज होता है, यहाँ पर भी हो रहा है, बट वो डिक्रीज और वो इंक्रीज तो सप्लाई के कारण है, वो कॉम्पनसेट होता है। दिस विल एक्चुअली लीड टू अ कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस। सिमिलर अगर आप कांस्टेंट प्रेशर जस्ट ओके। द नेक्स्ट वन इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में भी एक्सपेंशन देखना, एक्सपेंशन देखना। तो गैस है, अब हुआ क्या है, एक्सपेंशन है मतलब वॉल्यूम राइज। अगर आप देखें पीवी इक्वल टू आर टी, तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज, दैट इज व्हाट विल हैपन। तभी तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम को भी कर सकता है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ, इसका सीधा मतलब ये हुआ
चलिए इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कैसे रहेगा। एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर आप देखें तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो ये पीवी डायग्राम का अगर आप प्रेशर इज डिक्रीज, वॉल्यूम, और यहाँ पर अगर आपको और कुछ बात करनी है, ये कह सकते हो कि बैलेंस कैसे बना। एक्चुअली में क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर हीट रिजेक्ट होगी या सप्लाई होगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी तो आप देखिए यहाँ पर होगा क्या बेसिकली, 1 से 2 अगर आप देखें, मुझे या हीट सप्लाई करना पड़ेगी या हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा, या दोनों, कुछ नहीं। हीट ट्रांसफर तो होगी तो सप्लाई होगी या क्या होगा। देखो, आप अगर सप्लाई करते हो हीट, यू हैव टू सप्लाई रही, तो सप्लाई के कारण क्या होगा, एक्सपेंशन। पर टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा सर, ये बताएं। देखो सीन ऐसा है यहाँ पर कि आप जानते हो कि ये दोनों तो है, ये कंडीशन तो फुलफिल, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, ये कंडीशन तो फुलफिल। अब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो आपको मास भी डिक्रीज करना पड़ेगा पिस्टन, तो यहाँ पर से मास निकालना पड़ेगा, पहली चीज। तो जाके प्रेशर डिक्रीज हो, तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, पिस्टन में तो ड्राइव मिलेगा। और दूसरी तरह से देखना चाहो तो जब आप हीट सप्लाई करोगे तो क्यूएस के कारण आपका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। हीट सप्लाई के कारण टेम्परेचर राइज होगा, और एक्सपांशन के कारण टेम्परेचर हमेशा ड्रॉप होगा। तो ये राइज और ड्रॉप, इस तरह से आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन अचीव कर सकते हो, और कंप्रेशन भी सिमिलर होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में तो बताने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर इसको होल्ड करके रखो, काम हो जाएगा। इस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हो इन प्रोसेसेस को टीवी डायग्राम पर। अब इन सभी प्रोसेसेस को हम एक जनरल इक्वेशन से लिख सकते हैं, जनरलाइज्ड इक्वेशन, e की पावर n इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी द जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर ऑल द प्रोसेस। हाँ, n की वैल्यू चेंज, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं n 0 कर देता हूँ, इक्वेशन हो जाएगी p v की पावर 0 इक्वल टू प्रेशर कांस्टेंट। n को अगर मैं 1 कर देता हूँ तो ये टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। n को अगर मैं गामा कर देता हूँ, मैं गामा पहली बार इंट्रोड्यूस किया हूँ आपके सामने, गामा की, गामा क्या होता है मैं बात करूंगा इन सब चीजों के बारे में। इसे हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके बारे में बात की जाएगी थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पर जो आपका Q होगा वो 0, इसे हम एडियाबैटिक। n की वैल्यू इन जनरल कुछ है, इन जनरल ये n इक्वल टू n कुछ भी है तो इसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, where gamma is Cp upon C। सब बात की जाएगी, विल बी टॉक, विल बी डिस्कस थोड़ी देर। एंड या व्हाट अबाउट कांस्टेंट वॉल्यूम सर, कांस्टेंट वॉल्यूम में n टेंड्स टू,
सर ये कैसे पता चला? देखिए काम कीजिए, कभी भी कर्व प्लॉट करना हो तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना बड़ा सही तरीका होता है। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, टीवी की पावर है तो डीपी वी की पावर है प्लस प्लस पी एंड वी की पावर है माइनस वन और डी। डीपी में हमारा कर्व क्या है? हमारा कर्व है पी वी का, तो डी वाई अपॉन डी मतलब डीपी अपॉन, तो डीपी अपॉन डी इक्वल टू माइनस पावर माइनस अपॉन डी की पावर। तो सॉल्व करोगे आप, ये हो जाएगा माइनस डी वी की पावर है माइनस वन माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस। अगर जरा हम सारे प्रोसेसेस को देखें तो आप देखिएगा, जब टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट है, देखिए टी सॉरी तो एन इक्वल टू जीरो, और ये प्रोसेस हो गया आपका एन इक्वल टू वेल वॉल्यूम इक्वल टू एन इक्वल टू वॉल्यूम। यहाँ पर स्लोप देखो क्या है, 1090 है, ये 90 मतलब इंफिनिटी, इनफाइनाइट स्लोप, इंफिनिटी का प्लॉसिबल होगा स्लोप, मतलब dp अपॉन dv is infinity, dp upon dp is infinity when n is infinity, n is very large, when n is very large, so that's why this is n। और ये आपका n इक्वल टू तो 0 1 और इंफिनिटी, अगर आप 1.2 या गामा की वैल्यू 1.4 होती, बाद में पता चल जाएगा आपको, या तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता भी होगा, नहीं पता है तो बता, ये सारे प्रोसेस 0 1 1.2 एन इंक्रीज हो रहा है। तो इन जनरल किसी भी प्रोसेस को आप पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। वो बुक का हमारी चलिए एक काम करते हैं, आई विल जस्ट टेक अ 5 मिनट ब्रेक।
All right, so again we have a very good question with us, and of course we'll solve it. Okay. The internal energy of a certain substance is given by the following equation. तो जो internal equation energy दे रखी है आपको is given as U equal to 3.56 PV plus a system composed of 3 kg of this substance expands from initial pressure. So let's say that initial pressure of state 1 P1 is given by 500 kilopascal and V1 is given by 0.22. Second state. फाइनल स्टेट दे रखी है आपको, फाइनल प्रेशर नहीं दिया, फाइनल स्टेट दे रखी है जिसमें आपको फाइनल प्रेशर दिया आपको 100 किलो पास्कल। बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका प्रेशर इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, कंप्रेशन। और प्रोसेस पीवी की पावर 1.2 इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से आप एक्चुअली में वॉल्यूम निकाल सकते हो, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करके। पहले V2 निकाल लेते हैं, काम पड़ने ही वाला है मुझे पता है। P1 upon P2 is of course your 5 and V2 upon V1 निकालना क्या है, V2 निकालना ना, तो P1 upon P2 तो 5 हो ही गया, तो V1 है 0.22 की पावर 1.2 इक्वल टू V2 की पावर 1.2, तो V2 हो जाएगा आपका 5 की पावर 1 upon 1.2 0.22 power 1 divided by 1.2 0.841 0.84 फाइनल वॉल्यूम भी बेसिकली आपको दिया हुआ है। द एक्सपेंशन इज क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक का मतलब ये हुआ कि वेरी स्लोली, मतलब हम जो अज्यूम कर रहे हैं धीरे से कि जो चेंज इन जो इम्बैलेंस है, फोर्स के कारण जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, इम्बैलेंस बेसिकली जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो यहाँ इम्बैलेंस कैसे क्रिएट हुआ, तो मास हटाना पड़ेगा पिस्टन, धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे मासेस हटाना पड़ेंगे, इम्बैलेंस क्रिएट होगा धीरे धीरे पिस्टन राइज का एक्सपेंशन हुआ है। देखिए समझिएगा, दो चीजें हैं, ऑल्दो उससे कोई रिलेशन नहीं है, बट बात आ गई, एक बार और बता देता हूँ कंबाइन करके कि मास आपका, देखिए ये बात तो पक्की है कि मास हटाओगे तो प्रेशर को डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी ये चीज का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट और वेरी स्मॉल कांस्टेंट मेंटेन, प्रेशर डिक्रीज होगा, ये बात, प्रेशर डिक्रीज करने के लिए मास हटाना।
और ऑन दी अदर एंड अब प्रेशर एक्सपेंशन जब भी होता है, याद रखिए एक्सपेंशन जब भी होता है तो आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। उस टेम्परेचर राइज करने के लिए अगेन आपको हीट सप्लाई करना है। इस तरह से आप आइसोथर्मल प्रोसेस को इमेजिन कर सकते हो। तो यार एक चीज समझ आपको लग रहा होगा सर रियलिटी में कौन मास हटाने वाला है? कोई नहीं हटाने वाला। तो रियलिटी में जो प्रोसेस होगा ना वो आइसोथर्मल होगा। रियलिटी के जो प्रोसेस होंगे ना उसके डेटा पॉइंट इसके आसपास मिलेंगे। ऐसे कुछ ये रियलिटी होगी। तो ठीक है ना यार, ठीक है, क्या दिक्कत है? इससे एनालिसिस डेटा पॉइंट जैसे बिखरे हुए होंगे तो कैसे एनालिसिस करोगे? इक्वेशन चाहिए तुमको, मैथमेटिकल इक्वेशन, तभी तो कुछ रिजल्ट है। कॉस स्टार्टिंग मतलब वही दोनों फोर्सेस के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम। आपको क्यू डेल्टा यू डब्ल्यू, डब्ल्यू आप निकाल सकते हो, डेल्टा यू आप निकाल सकते हो। सिंपल क्वेश्चन बन गया। डब्ल्यू होता है कॉसिस्टैटिक के लिए पीडीवी होता है, अदरवाइज पीडीवी नहीं लिख सकते, याद रखना इस बात को। पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी अ कांस्टेंट अपॉन वी की पावर 1.2 इनटू डीवी। इसको सॉल्व जब करोगे 1 से 2 के लिए सॉल्व आप कर सकते हो, ओनली वेस्टिंग योर टाइम इन दिस p1 v1 minus p2 v2 अपॉन एक्सपेंशन हुआ है बेसिकली कंप्रेशन। मैंने बोल दिया था शायद पहले, वो गलत बोला था। प्रेशर डिक्रीज हुआ है मतलब एक्सपेंशन। टेक माय वर्ड्स बैक, एक्सपेंशन एक्सपेंशन p1 v1 मतलब 500 into 0.22 minus 100 into 0.84 divided by n minus 1. What is the value of n? 1.2. Check. Into 0.841, 500 into 0.2, क्लासरूम में रहता है तो कैलकुलेशन का प्रॉब्लम होता नहीं। 129.4, ठीक है। और डेल्टा यू कैसे निकालोगे आप? देखो यू दिया हुआ है आपको पीवी वन, तो यू वन आ जाएगा आपका 3.56 पी वन वी वन प्लस 84। एक चीज ध्यान रखिएगा, किलो जूल में क्योंकि यहाँ पे किलो में चल रहा है। और यू टू हो जाएगा आपका 3.56 पी टू वी टू प्लस 84। ओके, तो यहाँ से आप बेसिकली डेल्टा यू निकाल सकते हैं। डेल्टा यू यहाँ से आपका आ जाएगा यू टू माइनस यू वन, 84 तो उड़ जाएगा आपका। पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन मल्टीप्लाई बाय 3.56 टू वी टू अगेन 92.2
क्यू आ जाएगा आपका यहाँ से, क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा। क्यू है आपको निकालना, डब्ल्यू अब आपने निकाल लिया है पहले से। 129 पॉजिटिव है, मतलब वर्क एक्सपेंशन है तो वर्क पॉजिटिव होना ही था। देखिए ये भी एक डायरेक्ट आप यहाँ समझ सकते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है हीट ट्रांसफर आपका पॉजिटिव आने वाला है, तो हीट की सप्लाई और वर्क आपको मिला है। कितनी सप्लाई हुई? 120। अब यहाँ पर बच्चा कभी कभी थोड़ा सा घबरा जाता है, सर ये क्या हो गया, मतलब हीट सप्लाई कम और वर्क ज्यादा। तो भाई एक्चुअली में हुआ क्या है, आपने हीट सप्लाई करी है, और पहली बात तो प्रोसेस है, ठीक है, और दूसरी बात ये समझो कि आपने जो हीट सप्लाई करी है और वर्क इतना ज्यादा, तो एक्चुअली में हुआ क्या, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई सिस्टम के पास पहले से ही थी। मतलब मान लो आपकी अर्निंग किसी महीने 10,000 रुपए हुई, खर्चा 30,000 रुपए हो गया, तो 20,000 रुपए कहाँ से गए, आपकी सेविंग्स में से गए, तो वही बात है। तो ये आपके कैलकुलेशन मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 2.4। गलती से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कॉन्सेप्चुअली तो हम बिल्कुल सही हैं, इसके चिंता ना करिए। Next, then the same question with the same thing, that in another process the same system expands according to the same pressure volume relationship as in part one. From initial state to the same final state as in A. But the heat transfer in this case is 30. Find the, so let's say आप 1 से 2 करें, ये तो आपका एग्जाम्पल ए। In another process, the same system expands according to the same pressure volume relationship as in part A, from same initial state to same final state. But the heat transfer in this case is 30. तो अब आप 1 से 2 गए, now you have traversed from 1 to 2, बट जो आपका हीट ट्रांसफर है वो कितना, 30 किलो। तो आपको क्यू दिया हुआ है 30 किलो, तो बी पार्ट सॉल्व। और डेल्टा यू तो सेम रहेगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट से, तो डेल्टा यू तो माइनस 92.204 ही रहने वाला है। और यहाँ पर आपका जो वर्क है वो कितना, डेफिनेटली वर्क चेंज हो जाएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। तो क्यू है आपका 30, वर्क है आपका डब्ल्यू, डेल्टा यू है आपका माइनस 92। डब्ल्यू जो होगा वो होगा आपका 30 प्लस 122 पॉइंट। इसमें वर्क डन कम है आपको, इसमें वर्क डन क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने पीडब्ल्यू ये पीडीवी वर्क, ये क्वासी-स्टैटिक वर्क, इज नॉट अ क्वासी-स्टैटिक, नॉट अ क्वासी-स्टैटिक, ये एक रियलिटी है, दिस इज अ रियलिटी, इसलिए डिफरेंस आया तुम्हें। यहाँ पर ऑल्दो सर ने लिखा हुआ है एक्सपैंड्स अकॉर्डिंग टू द सेम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट अगर हम हटा दें तो ज्यादा बेटर होगा। सेम इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट होना सफिशिएंट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर सेम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप हो जाएगा तो फिर तो आपको पाथ पता ही होगा, और अगर आपको पाथ पता है तो फिर वो प्रोसेस प्रोसेस स्टार्ट होगा। थोड़ा सा आई थिंक मिस प्रिंटिंग ऐसा कुछ है, बट ठीक है, आपको समझने के लिए मैंने समझा दिया कि 1 से 2 आप पहुंचे तो हो, बट इस पाथ से नहीं पहुंचे, किसी और पाथ से।
वर्क डन सेम होगा, सेम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप होगी तो वर्क डन आपका सेम। हाँ बट याद रखें ये एक क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस है, यहाँ पे दिया था इसे क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस के लिए ही पीडीपी होता है, नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस के लिए पीडीपी नहीं। और अगर प्रोसेस क्वासी-स्टैटिक नहीं है तो उसका पाथ आप नहीं निकाल सकते, निकालना मुश्किल है। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे हम बिफोर आई एंड दिस लेक्चर, और फर्स्ट लॉ क्लोज सिस्टम के लिए भी यहाँ पे खत्म करूंगा। कल हम लेक्चर 4 में फर्स्ट लॉ ओपन सिस्टम के लिए पढ़ेंगे, और कल तक वो हो भी जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे क्या है। तो मैं वर्कबुक ले लेता हूँ, वर्कबुक में से क्वेश्चन लेना, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा air is contained in a vertical piston cylinder assembly fitted with an electrical resistor. The atmosphere exerts a pressure of 1 bar on the top of the piston, which has a mass 45 kg and a phase area 0.09 meters square. Electric current passes through the resistor and the volume of the air slowly rises by 0.045 meters while the pressure remains. The mass of the air is 0.27 kg. Data highlight कर लेते हैं. And the specific internal energy increases by 42 kilojoule per. So delta U small u small u 42 किलो जूल पर केजी, इसमें मास मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओवरऑल चेंज पता चलेगा। मास दिया हुआ है आपको गैस का, नहीं दिया हुआ है आपको एयर दी हुई पीवी इक्वल टू एनआरटी से मास निकाल सकते हो, बड़ी बात नहीं। प्रेशर कांस्टेंट ही है, ऐसे भी दिया हुआ है आपको कि एयर एंड पिस्टन आर एट रेस्ट इनिशियली एंड फाइनली, मतलब आपको बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की। The piston cylinder material is ceramic composite and thus a good insulator. Friction between the piston and cylinder wall can be removed. Local acceleration of the gravity G. 8. Determine the heat transfer from the resistor to the air. For a system considering the air alone and for the system considering the air and piston. चलिए एक एक करके डील करते हैं। पहले तो हम इसे एयर को ले लेते हैं। यूजुअली कभी भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा अपनी इंजीनियरिंग में भी, आपने कभी लाइफ टाइम में, तो आपने हमेशा एयर को ही सिस्टम कंसिडर किया। एयर और पिस्टन को साथ में कंसीडर करने के लिए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगा, बट पहले हम एयर के साथ सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हमें हीट ट्रांसफर निकालना है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख दीजिए Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा। सिस्टम सिस्टम क्या है आपका, योर सिस्टम इज ए। Q आपको निकालना है, W क्या होगा आपका पीडीवी, डेल्टा ई सिस्टम, डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, change in potential energy of air plus change in internal energy। दिया हुआ है कि चेंज इन काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ द एयर नेग्लिजिबल है, और आप समझ सकते हो कि एयर का मास इतना कम है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एयर भी आप नहीं कर सकते। और एक्सपेंशन होकर वो गई है, मुझे पता है सब कुछ राइज हुआ है। अगर हम इसे रेफरेंस डाटा में लें तो इसके सेंटर से इसका जो सेंटर राइज हुआ है, मैं मानता हूँ कि राइज हुआ है, बट मास इतना कम है कि एमजीएच की वैल्यू नेग्लिजिबल है। चाहे तो चेक करके देख लीजिए। नेग्लेक्टेड। अब क्यू निकालना है, पी। अब प्रेशर कौन सा लोगे, ठीक है।
प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। जब सबसे पहले तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। 45 जी तो नीचे की तरफ लग रहा है, मास ऑफ द पिस्टन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नीचे से प्रेशर। हम जानते हैं कि पीए माइनस 45 जी ऑलमोस्ट जीरो है, एप्सिलॉन के बराबर। जानते हैं कि क्वासीस्टैटिक प्रोसेस है, पीडीवी यूज किया तभी तो क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। प्रेशर आ जाएगा आपका 45 जी। ये गलती की है हमने यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरी कांस्टेंट, पीए माइनस 45 माइनस पी, दिस होल थिंग इज। तो पिस्टन का एरिया हमें यहाँ पर 0.09 दिया हुआ है। 45 इंटू 9.81 इंटू 0.09 प्लस टी नॉट। टी नॉट है 1 बार, यूनिट के साथ ध्यान रखिए 1 बार मतलब 10 टू द पावर 5। 45 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 0.09, 4905 प्लस 10 टू द पावर। अब ये प्रेशर हो गया 10,490 न्यूटन। एक्चुअली में जो रियल प्रेशर होगा वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, तभी तो पिस्टन एक्सपेंड कर रहा है। कितना ज्यादा? 0.00। ठीक है जी। तो Q माइनस अगर हम लिखें यहाँ पर P डेल्टा V, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो 104,905। अच्छा हाँ, अब अगर आप इसे देखें यहाँ पर तो थोड़ा समझिएगा कि ये बाउंड्री किस किस को पुश कर रही है। एक तो पिस्टन को पुश कर रही है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पुश कर रही है, और दोनों चेंज नहीं हो रहे, इसलिए प्रेशर कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, थ्रू आउट रेजिस्टेंस पिस्टन है और पिस्टन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो लग रहा है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्योंकि चेंज नहीं हो रहे हैं, इसलिए प्रेशर अंदर का कांस्टेंट है, और इसीलिए हम इसे पी डेल्टा भी लिख सकते हैं। डेल्टा यू एयर मास इनटू स्पेसिफिक चेंज, 42 किलो पर। हैविंग सेड दैट, चेंज इन वॉल्यूम के बारे में कुछ बातें की। चेंज इन वॉल्यूम 0.045 दिया, 0.045 तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी किलो जूल में आ जाएगा। इक्वल टू मास 0.27 दिया हुआ है आपको एयर का, देखिए 0.27 लिखा हुआ है। डेल्टा यू 42 0.045 divided by 1000. This is like Q minus 0.72 equal to 27, 11.34 हो जाएगा आपका 11.34 plus 0.42 plus 4.72 16.06। डिफरेंस। तो ये तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगर आप चाहें, चाहे नहीं आपको करना ही है, आपको सेकेंड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम लेंगे तो भी इक्वेशन तो ये लगने वाली है, Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U डेल्टा E, डेल्टा E सिस्टम। सिस्टम में क्या है आपका? एयर प्लस पिस्टन। पिस्टन भी पार्ट है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते सिस्टम में। Q तो Q रहेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ PdV हो जाएगा इक्वल टू डेल्टा E एयर। डेल्टा E एयर अभी हमने देखा कितना आया था, डेल्टा यू एयर मास इनटू दिस 11.3, डायरेक्टली लिख देते हैं। ये तो ऐसा कैसा लिख दिया। डेल्टा ई पिस्टन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पिस्टन
जो कि 0 है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पिस्टन प्लस चेंज इन थर्मल एनर्जी इंटरनल एनर्जी। and piston are at rest initially and finally. Initial kinetic energy और final kinetic energy दोनों 0 है, तो चेंज नहीं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोर्स राइज हुई है इसकी, देखिए कितनी थी। पहले यहाँ पे था पिस्टन, अब ये राइज हुआ है, कितना राइज हुआ, हाइट कितनी बढ़ी है, तो 0.05 से तो वॉल्यूम बढ़ा, तो हाइट राइज कितनी हुई 0.045 मल्टीप्लाई बाय फेस एरिया 0.09। कैलकुलेट दिस हाइट 0.045 डिवाइडेड 0.09, ये 0.5 मीटर आता है, मतलब 0.5 मीटर से हाइट राइज हुई। mgh changing potential energy, m is what, mass of the piston is 45 kg into 9.8 into 0.5। ये देखिए प्लस डेल्टा यू पिस्टन, देखिए लिखा हुआ है कि सिरामिक कंपोजिट का बना है, गुड इंसुलेटर है, तो मतलब कोई इसके पास हीट आएगी नहीं, इंसुलेटर है तो सराउंडिंग इंसुलेटर है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी प्लस 11। अब यहाँ प्रेशर क्या दोगे, अब आप ये देखो कि ये पिस्टन किसको पुश कर रहा है, ये बाउंड्री किसको पुश कर रही है, आई एम सॉरी नॉट पिस्टन, ये बाउंड्री किसको पुश कर रही है। यहाँ पर बाउंड्री जो थी वो पिस्टन और एटमॉस्फेरिक एयर को पुश कर रही थी, यहाँ पर बाउंड्री सिर्फ एटमॉस्फेरिक एयर को पुश कर रही है, ये डिफरेंस है। यहाँ पर आपका सिर्फ तीन होता है। अच्छा, ये गलती ना हो जाए, यहाँ पर इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ये किलो जूल, तो 0.22 आएगा प्लस 11.34 11.56 बच गया, यहाँ पर आ गया। नॉट डेल्टा वी कितना आएगा, 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.045 इसे आप देखेंगे तो ये आ रहा है आपका 11.56 सेम आंसर आ रहा है। आंसर थोड़ा चेंज होगा, एक तो उतनी सप्लाई है जितनी करो। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि आपने जो पिस्टन को दिया है सिस्टम के अंदर, तो आप बस दोनों में डिफरेंस देखो कि वहां पर वर्क डन में आप बाउंड्री किसको पुश कर रही थी, पिस्टन को पुश कर रही थी और सराउंडिंग को पुश कर रही थी। यहाँ पर बाउंड्री किसको पुश कर रही थी, यहाँ पे बाउंड्री सिर्फ सराउंडिंग को पुश कर रही थी, वर्क डन में कोई डिफरेंस आएगा, बाउंड्री वर्क की डेफिनेशन। बट कहीं ना कहीं पिस्टन को जो आपने राइज किया, अब यहाँ पर भी जो आप पिस्टन को हेड पीडी भी कर रहे हो, यहाँ पर भी जो पी डेल्टा भी आपने किया है एक्चुअली, तो वो भी कहीं ना कहीं एमजीएच तो दिख रहा होगा। ये क्या है, एम जी अपॉन, इसमें आपने क्या मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पर डेल्टा वी मल्टीप्लाई करा ना, तो 45 इंटू जी अपॉन ए इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है आपका, एरिया इंटू हाइट, एम जी एच ही तो है, ठीक है, एक ही बात। बट एक ही बात मतलब मैथमेटिकली एक ही है, बट फिजिक्स अलग अलग है। बेसिकली मुझे ये बोलना चाहिए कि फिजिक्स
सेम है, बट मैथमेटिकली अलग अलग बाउंड्रीज कंसीडर कर रहे हो उस कारण से। चलिए, तो ये था क्लोज सिस्टम के बारे में आज मैंने डिस्कशन किया, लॉस सीख लगाना सिखाया आपको, और प्रोसेसेस को थोड़ा और फिजिकली समझाया मैंने आपको। चलो हम इसे ही ओपन सिस्टम के लिए चालू करें। ये जो भी था डिस्कशन हमारा आज क्लोज सिस्टम, इसकी वीडियो बना लेता हूँ आपको। सुराना सर, क्लास एंड कर रहे हैं क्या? हाँ जी सर। ओके सर, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग फिर क्लोज कर दीजिएगा एंड करने के पहले, मैं इधर से फिर चेक कर लूंगा, ये देख लूंगा। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। ओके सर। पीडीएफ बनाकर कर देता हूँ सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम।